कैसे हो आप लोग। आपका एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है और हमारे यूट्यूब पर चैनल पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसमें हम कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है प्राणियों में पोषण। ये प्राणियों में पोषण एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 की हम पढ़ने वाले हैं और ये सीरीज हिंदी मीडियम में होने वाली है। तो आज हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है, इसकी क्या प्रोसेस है और यह पोषण हमारे लिए कितना महत्व रखता है। इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए, अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो और समझ पर आए। जैसा कि आप जानते होंगे कि एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 की चैप्टर 1 जो पादपों पे पोषण था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं दूसरे वीडियो पर। उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर आप जाइए, वहां पर आपको ये वीडियो मिलेंगे और भी नए नए प्रकार के वीडियो मिलेंगे, आप उनका भी लाभ उठाइए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर भी करिए दोस्तों में, ताकि इस मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए आपके दोस्त भी मजबूर हो जाएं जिस प्रकार से आप हो गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए और आगे बढ़ते हैं उन सभी लोगों से जो हमारे कंपटीशन में है, क्योंकि हमें सबसे एक कदम आगे चलना है। तभी तो हम जिस एम से इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारा फोकस है, जो हमारा लक्ष्य है, तभी उसको पा पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं प्राणियों में पोषण क्या होता है और किस प्रकार से होता है, महत्व क्या है, इसके कार्य क्या है, इन सारी बातों के बारे में विस्तृत से चर्चा करते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा होगा, मैंने अध्याय 1 में पढ़ाया आपको कि पादप यानी पौधों में अपना जो भोजन होता है वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी यानी यहाँ प्राणी का मतलब होता है जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। तो जो प्राणी होते हैं वह अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, मैं क्या बोली हूँ अभी, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। तो जो प्राणी होते हैं वह अपना भोजन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं। कुछ प्राणी, कौन से वो प्राणी होंगे, जैसे कि गाय सीधा घास फूस खा लेती है, बकरी सीधे ही घास फूस खा लेती है, यानी कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं। समझ में आई ये लाइन। जबकि कई अन्य उन जंतुओं का अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। अब आप मानव का एग्जाम्पल ले लीजिए या फिर आप एग्जाम्पल ले लीजिए शेर का। शेर किसको खाता है, जो हरे पौधे ये खाते हैं, जैसे कि बकरी, हिरन, इन सभी जानवरों का शिकार शेर करता है। तो हम क्या कहेंगे, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पौधे खाने वाले जंतुओं का शिकार करते हैं, उसमें एग्जाम्पल आप लिखेंगे जैसे कि शेर। ठीक है, मानव भी आप लिख सकते हैं। कैसे, मानव क्या करता है, जो बकरी का एग्जाम्पल लीजिए, बकरी घास खाती है, लेकिन जब हम मटन खाते हैं तो हम उसी बकरी का आहार के स्वरूप में ले लेते हैं। तो मानव भी उसी कैटेगरी पर आ गया। ठीक है, कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों खा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पौधे और जंतु दोनों खाते हैं। तो आपके पास कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास बेस्ट एग्जांपल है इस लाइन का कि आप खुद होगे जो नॉनवेज खाते हैं, जो वेजिटेरियन नहीं है, जो नॉनवेज खाते हैं वह सब्जी भी खाते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो पौधे एवं जंतु को दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने को, स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। अब खाद्य पदार्थ के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे किसी गाड़ी को चलने के लिए तेल या डीजल की आवश्यकता होती है, पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होती है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए खाद्य पदार्थ है। अगर आपकी गाड़ी में, आपकी स्कूटी में, आपकी बाइक में डीजल या पेट्रोल नहीं होगा तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। उसी प्रकार आपके अंदर पोषण की कमी होगी तो आप भी नहीं चलोगे, ना ही कुछ काम कर पाओगे, ना ही खेल पाओगे, ना ही पढ़ पाओगे। समझ में आया आपको।
प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग करने की विधि सम्मिलित होती है। प्राणियों में क्या होता है कि प्राणियों के पोषण में क्या होता है, पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है, आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन ग्रहण करने को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतर्ग्रहण की परिभाषा लिखिए, तो आप बताएंगे भोजन ग्रहण करने की विधि को अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित होती है, यानी शरीर में ही इसका पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना हुआ आपके सामने दिख रहा होगा। परिवर्तित या टूटना विखंडन कहलाता है। तो विखंडन क्या कहलाता है? सरल पदार्थों को जो जटिल पदार्थ होते हैं, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना विखंडन कहलाता है। अर्थात इस प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना विखंडन कहलाता है तथा इसी प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? आपके जो वीडियो आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक प्लेट और एक नाइफ भी रखे हुए हैं, तो आपके मुंह में पानी आ रहा होगा डेफिनेटली देखकर। आप अभी मत भूख लगाइए। आपको अगर अभी भूख लग गई हो तो अभी खाने मत जाइए, क्योंकि अभी पूरा वीडियो बाकी है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब क्या लिखा है? आपको स्क्रीन पर आपके 3 वीडियो चलते हुए दिख रहे होंगे। फर्स्ट वीडियो में आपको मधुमक्खियां दिख रही होंगी, सेकेंड वीडियो में आपको एक दूध पीता हुआ बच्चा दिख रहा होगा और थर्ड वीडियो में आपको एक सांप दिख रहा होगा। सांप देख के घबराना नहीं है, आपको काटेगा नहीं, ऑलरेडी उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ समझने के लिए दिखाया जा रहा है। तो हम अब समझते हैं ये वीडियो हमारे लिए क्यों है। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां समझने के लिए हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अब सभी लोग हमारे जैसा खाना नहीं खाते। कुछ लोगों की जो खाने की टेक्निक है, कुछ लोगों की जो विधि है, वो अलग अलग होती है। कैसे? मानव एवं कुछ अन्य जंतु शिशु माँ का दूध पीते हैं, यानी मानव और कुछ जो जंतु भी होते हैं, जैसे कि आप डॉग के पपी ले लो, जो पपीज होते हैं वह भी दूध पीते हैं, जो उनके पपीज होते हैं वह भी अपने मम्मा का दूध पीते हैं। और जो मधुमक्खी और मरमर पक्षी यानी हमिंग बर्ड होते हैं, वह पौधों का मकरंद चूसते हैं। पौधों का मकरंद मतलब होता है, जब आप किसी मधुमक्खी को फूलों के ऊपर देखा होगा तो वह सेंटर से में बैठी होती है। वह क्यों बैठी होती है? क्योंकि वह जो फूल का मकरंद है वह उसको चूसती है, उसका रस अपने अंदर ग्रहण करती है, उसके बाद वह अपने छत्ते पर इस रस का उपयोग करती है। उसके बाद देखेंगे कि कुछ अजगर और सर्प जैसे जो जीव होते हैं वह अपने शिकार को पूरा ही निगल लेते हैं। तो वीडियो में आपको तीनों चीजें दिख रही होंगी साफ साफ कि किस प्रकार से छोटे बच्चे जो होते हैं, शिशु जो होते हैं, वह दूध के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मधुमक्खियां किस प्रकार से फूलों के ऊपर से मकरंद चूसती हैं, और जो सर्प होते हैं वह किस प्रकार से अपना भोजन पूरी तरह निगल के भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये अलग अलग जीवों में, अलग अलग प्राणियों में भोजन ग्रहण करने की अलग अलग विधियां होती हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? आप सभी ने देखा होगा, लेकिन जब आप छोटे थे तब आप स्वयं को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो जब भी उसको भूख लगती है तो वह रोने लगता है, और फिर उसके बाद उसको जब दूध की बोतल मिल जाती है तो वह शांत हो जाता है। यानी उसका जो पोषण है उस दूध की बोतल पर ही निर्भर करता है। ठीक है, जब उसको भूख लगेगी तो वह रोएगा और दूध की बोतल मांगेगा, तो आप उसको दूध की बोतल दे दोगे तो वह शांत हो जाएगा। यानी अगर आप उसको नहीं दोगे तो अगर वो दूध नहीं पिएगा तो उसके पोषण में कमी हो सकती है। अब
एक थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं जो जेलीफिश के बारे में है, सॉरी जेलीफिश नहीं, स्टारफिश के बारे में है। स्टारफिश यानी तारा मछली, या तारा मछली यानी जो समुद्र में होती है। ध्यान रखिएगा, मैंने तारा बोला तो आप स्टारफिश को आकाश वाला स्टार मत समझिएगा, ये आकाश में नहीं, ये समुद्र की स्टार होती है, ठीक है। अब जो स्टारफिश होती है, आपके स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है वो स्टारफिश का है। बहुत गौर से देखिएगा, आपको इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मिल जानी है, आपको कभी भूलेगा भी नहीं स्टारफिश के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद स्टारफिश के बारे में तो कभी भी नहीं भूलेगा कि वह किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण कर रही थी, ठीक है। स्टारफिश तारा मछली क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार बनाती है। अब कैल्शियम कार्बोनेट के जो समुद्र के अंदर जो जीव बनते हैं, जैसे सीप के जो ऊपर का शेल होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो जो स्टारफिश होती है वह उसी सीप का भोजन के स्वरूप ग्रहण करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। देख रहे होंगे आप कि जो स्टारफिश है, जो तारा मछली है, किस प्रकार से अपने आमाशय को बाहर निकाल रही है और उस कैल्शियम कार्बोनेट के बने शेल को अपने अंदर की तरफ ग्रहण कर रही है, तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर के अंदर चला जाता है और आहार धीरे धीरे पच जाता है, ठीक है। समझ में आया इतनी बात स्टारफिश के बारे में। अब जो सारणी लिखी है वो आप अपने बुक में देखिए और उस सारणी के बारे में आप एनालिसिस करिए। उस सारणी का अगर मैं बताने लगूंगी तो ये टाइम वेस्टिंग होगा, उस सारणी को आप खुद से पढ़िए, ठीक है। खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का वितरण लिखने में सहायक है जिनमें जंतु भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं, ठीक है। उस सारणी में है, आप सारणी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसको आपको क्लियर कराऊंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मानव में पाचन। मानव में पाचन, आप दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हो, कहीं से भी कुछ भी उठा के खा लेते हो, है ना। कोई भी जंक फूड मिला बस खा लेना है। तो आज देखना है कि वो जंक फूड आखिर आपके पेट के अंदर पचता कैसे है। यानी उस जंक फूड के जो आपने नूडल्स खाए, जो आपने बाहर चाउमीन खाई, उस चाउमीन का पाचन आपके पेट में किस प्रकार से होगा। आज तक आपने अपने पेट के अंदर तो नहीं देखा, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है पाचन करने की जो विधि बताई जा रही है, आप उसमें समझ पाओगे कि पाचन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक होती है, उनमें कौन कौन से जो अंग हैं वो सहायक होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। तो मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि अंतर्ग्रहण क्या होता है। भोजन को ग्रहण करने की विधि को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो हम अंतर्ग्रहण कहाँ से करेंगे, मुख से करेंगे, ठीक है ना। मुख से, कान से तो करेंगे नहीं। तो हम खाना कहाँ से खाते हैं, मुख से खाते हैं। तो भोजन के अंतर्ग्रहण करने की विधि कहाँ से होती है, मुख से होती है। इसे पचाते हैं या फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। अब आप देखेंगे, अभी तक आपने नहीं जाना होगा, लेकिन अब आप जान जाएंगे कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला मुख गुहिका, दूसरा ग्रास नलिका या ग्रसिका, तीसरा आमाशय, चौथा क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, पांचवा बृहदांत यानी बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, और छठा जो है वो मलद्वार यानी गुदा होता है। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ आपको समझ में आया। मैं बताती हूँ, आपके स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है आप उसको ध्यान से देखिए कि जो भोजन है सबसे पहले मुख यानी माउथ लिखा है जहां पर, वहां देखिएगा कि माउथ से होकर नीचे तरफ यानी वो नली आपको दिख रही होगी उसे ग्रसिका कहते हैं। मुख और मुख गुहिका को कहेंगे, और जो नली आपको दिख रही है उसे ग्रास नली या ग्रसिका कहेंगे। उसके बाद आमाशय में आता है। आमाशय कहाँ,
आपका पेट आमाशय, फिर छोटी आंत में आता है, फिर बड़ी आंत में, और उसके बाद देन लास्ट में मल द्वारा निष्कासित हो जाता है। ठीक है, समझ में आया इतनी सी बात? बस आपको इतनी सी बात आज तक क्लियर नहीं हो रही थी, तो आज क्लियर हो गई ना कि भोजन का पाचन किस किस अंगों से होकर जाता है और अंत में किस प्रकार से निकलता है। ठीक है, जैसे जैसे भोजन के विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आप इसके स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ही आपको क्लियर होगा कि देखिए मैंने क्या बोला, जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, यानी सबसे पहले जो भोजन है वो मुख में आया, मुख में भोजन आया तो वहां पे पाचक रस निकलेंगे, जैसे कि लार निकला। ठीक है, उसके बाद नली में, ग्रसिका नली में गया, नलिया से जाने के बाद वो अग्नाशय में, आमाशय में गया, आमाशय में जाने के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद यह गुदा द्वारा मल के दौरान निष्कासित होता है। तो जिस जिस पार्ट से यह गुजरता है उस पार्ट में उसके जो पाचक रस होते हैं वह अपना अपना काम करते हैं और अपने अपने जो जिस चीज को वो पाचक करने में कैपेबल होते हैं यानी सहायक होते हैं उसको पचाते हुए जाते हैं, और अंत में मल के द्वारा जो बचा हुआ भोजन होता है वो मल के द्वारा हमारे शरीर से निष्कासित हो जाता है। तो समझ में आई बात? आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि लार ग्रंथि। ठीक है, आपके मुंह में किसी चीज को देखते ही मुंह से लार टपकने लगती है। क्यों टपकने लगती है कि नहीं लगती? जब भी आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो या किसी अच्छी शॉप में, बेकरी की शॉप में गए और वहां पे एक बढ़िया सी पेस्ट्री देखी और आपके मुंह से लार टपकने लगी, ठीक है, तो सबसे पहले जो मुंह लार ग्रंथियां होती हैं वह मुख में होती हैं। यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्त्रावित करते हैं। तो पाचक रस स्त्रावित करने वाले 3 अंग कौन से कहलाएंगे? लाल ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। ठीक है, पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल पदार्थों में बदलते हैं। तो पाचक रस मेन काम क्या है कि जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं या फिर जो जटिल पदार्थ होता है उसको एकदम सरल फॉर्म में बनाना होता है, सरल पदार्थ में तोड़ना होता है, ताकि उनका पाचन बहुत अच्छे से तरीके से हो पाए और उस छोटे छोटे पदार्थों में, सरल पदार्थ में जितने भी न्यूट्रिशन हो वो आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड तक पहुंच पाए। ठीक है, ये होता है पाचक रस का काम। आहार नाल से संबंध ग्रंथियां मिलाकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो समझ में आया आपको कि पाचन तंत्र कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इनमें भोजन का पाचन होता है और किन किन अंगों को मिला के पाचन तंत्र पूरा बनता है। ये सारा कुछ आपको समझ में आया? आगे बढ़े। बहुत अच्छा, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हो तो आप अपने साथ कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, कुछ चीजों को नोट डाउन करते जाएं। वीडियो खत्म होने के बाद उस नोट डाउन जो आपके नोट्स होंगे, जो भी नोट्स में आप लिख रहे होंगे, उसको रिवीजन करने के बाद एनसीईआरटी जरूर रीडिंग कर लेना, ताकि आपको वन टाइम में ही सारी चीजें क्लियर हो जाएं और एकदम माइंड में फिट हो जाए। अब स्क्रीन पर ये किसके दांत दिख रहे हैं, मुझे कोई बताएगा क्या? मैं बताती हूँ। ये लगता है बूझों के दांत हैं। बूझो कौन? जो हमेशा कंफ्यूज रहता है। मुख एवं मुख गोइका, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। तो अब हम जान गए हैं कि भोजन अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या होती है, कि भोजन को मुख द्वारा ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। तो भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है? मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। ठीक है, समझ में डेफिनेशन मिल गई आपको? ठीक है ना, कि आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण करते हैं। अब आए बूझो जी। बूझो जी ने कहा मुझे बहुत कंफ्यूजन है जिंदगी में और मुझे जिंदगी से बहुत कुछ जानना है। तो आज देखते हैं बूझो को क्या जानना है। बूझो जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है? क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 17 पर, यानी आप बुक में अपने देखिए कि 17 पेज में क्या लिखा है जो बूझो को जानना है, कि इसकी संगत लंबाई दी गई है। पर कल्पना कीजिए कि इसकी लंबाई संरचना हमारे इतने छोटे से शरीर में कैसे फिट हो जाती है। तो इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट्स बूझो को दीजिएगा, क्योंकि बूझो बहुत कंफ्यूजन वाला है, उसको कोई चीज जल्दी समझ नहीं आती, बट होशियार बहुत है बूझो।
हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं। बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो दांत हैं वह भोजन को चबाने के लिए ही होते हैं, तथा यांत्रिक विधि द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़े के बीच में अलग अलग गर्तिका में धंसा होता है। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से जो दांत होते हैं अलग अलग मसूड़ों में अलग अलग गर्तिकाओं में फिट होते हैं। हमारे दांत की आकृति भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। सभी के दांत एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, आज आप अपने फ्रेंड्स के सारे फ्रेंड्स के दांत के पिक्चर्स मंगाइएगा और देखिएगा कि क्या सभी के दांत सेम है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब स्क्रीन पर ये किस फ्रेंड के दांतों की पिक्चर है, मुझे बताइए किसके जो दांत है इस आदमी की तरह मिलते हैं। आप अपने हाथ धोइए, अब एक एक्टिविटी करिए, हाथ धोइए और एक मिरर लीजिए और स्टार्ट हो जाइए, अपने दांत काउंट करिए और मुझे स्क्रीन पर जिस भी बच्चे का ये जो दांत है वो मुझे काउंट करके बताए कि इसके कितने दांत हैं, ठीक है। दांतों को छूकर महसूस कीजिए और तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए, यानी तर्जनी यानी जीभ का जो अगला भाग होता है उससे अपने मुंह पर सभी चारों साइड्स पर टच करके फील करिए। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए, ठीक है। अब तो अच्छी एक्टिविटी है, अब आपको खाने का मौका भी मिलेगा। तो क्या करना है, आपको एक एप्पल या रोटी लेना है, जो भी आपको पसंद है उसको अपने दांतों से काटना है और खा लेना है, ठीक है। पूरा मत खाना, अभी पूरी एक्टिविटी बाकी है। आप उसे काटने एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं। अब ये देखना है कि काटा आपने किससे, उसको चबाया किससे, ठीक है। दांतों को बारे में ध्यान से देखना है, आराम आराम से खाइएगा तो ही पता चलेगा, वरना आपको बहुत तेज भूख लगी होगी और खा लेंगे तो आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे। उसके बाद क्या करना है, कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने, वेदने और फोड़ने में काम आते हैं, उन दांतों को भी पहचानना है। जो चबाने और पीसने काम आते हैं उनको एक टेबल बनाना है और लिखना है। हमारे मुख में लाल ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। मैंने बताया आपको कि जब भी हम किसी अच्छी खाने की चीज को देखते हैं हमारे मुंह से लार टपकने लगती है। तो हमारे मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं जो लाला रस यानी लार स्त्रावित करती हैं। क्या आप जानते हैं कि लार होती है, लार रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये हमारी लार जो है हर चीज को देख के टपकती क्यों है। इतने क्या हम भुक्खड़ हैं? नहीं, एक्चुअली ये हमारे बॉडी की क्वालिटी है। अब सुबह सुबह आप सभी ब्रश करते हैं कि नहीं करते हैं? और आपको एक चीज और बताती हूँ, दूध के दांत क्या होते हैं, यानी स्थायी दांत क्या होता है, ठीक है। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? तो आप सभी को याद होगा कि कुछ समय पहले आपके जो दांत गिर रहे थे आप उसको रात में तकिए के नीचे रखते थे कि रात को परी आएगी और दांत लेकर जाएगी। तो क्या परी आई दांत लेने? मुझे बताइएगा कितनों की दांत को लेने परी जरूर आई थी, ठीक है। तो आपको याद होगा कि आपके दांत गिरे थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट शव काल में निकलता है। जो हमारे जो दांत का प्रथम सेट होता है, जो पहला वाला स्लॉट होता है, वो जब हम छोटे होते हैं तभी निकलता है, ठीक है। तथा लगभग 8 वर्ष की आयु में ये सभी दांत गिर जाते हैं। और जब तक आप 8 साल के होते हो ये जो आपके बचपन के दांत रहते हैं वो सारे गिरने लगते हैं, जिनको आप तकिए के नीचे रखते हो। इसे हम दूध के दांत कहते हैं, ठीक है। दूध के दांत में ये मत समझना कि ये दांत जो होते हैं वो मिल्क के बने होते हैं, मिल्क के नहीं, यानी ये बचपन के आपके दांत होते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर रहते हैं, तथापि वृद्धा में ये प्रायः गिरने लगते हैं। तो दांत का आपके समझ में बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। पहले आपके बचपन में निकलेंगे, 8 साल के होते होते फिर से गिरेंगे, फिर निकलेंगे और फिर जब आप बुढ़े होगे तब फिर गिरने लगेंगे, ठीक है। देखा ना कि दांत साथ छोड़कर भी चले जाते हैं। तो दांतों का ध्यान रखने के लिए डेली जो आपकी स्क्रीन पर बच्चा ब्रश कर रहा है इसकी तरह डेली ब्रश करें और थोड़ा सा जो टॉफी और चॉकलेट्स होती हैं उनको कम खाएं। दूध के दांत और स्थायी दांत में अंतर समझ में आया सभी लोगों को?
अब भाई इस जो स्क्रीन पर ये जो अजीब सा जानवर है, इसके जैसे दांत किसके हैं? कौन ब्रश नहीं करता? किसके दांतों से स्मेल आती है? देखते हैं। मिठाई और दंत क्षय, कौन इतनी मिठाई खाता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इतनी मिठाई कौन खाता है। अगर जो भी खाता है तो उसके दांत इस स्क्रीन वाले अजीब से इंसान की तरह दिखने वाले हैं। तो मिठाई खाना कम कर दो अभी से। समानतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, पता है ना आपको? बैक्टीरिया होते हैं, तभी मम्मी रोज बोलती है कि ब्रश करो ब्रश करो, लेकिन आप नहीं करते हो। परंतु उनमें हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ ना करें तो मुख से अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निषेचित करते हैं। यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है, ये चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, अम्ल के बारे में भी आप ध्यान मत दीजिए कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, ये चैप्टर 5 में कवर करेंगे। अभी आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इसे दंत क्षय कहते हैं, यानी दांतों का खराब होना। ठीक है, यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असहनीय पीड़ा होने लगती है, चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय और चीनी युक्त मिठाइयाँ, अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। तो जो बच्चे चॉकलेट और मिठाइयाँ बहुत खाते हैं, रात को ब्रश कर नहीं सोते, वो जरूर करें, वरना कुछ दिनों बाद इसके जैसे दांत आपके भी हो जाने हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करना अथवा दातून करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदगी, उंगली अथवा बिना धुली वस्तु को नहीं डालना चाहिए। तो समझ में आया? बिल्कुल आप लोग डेली ब्रश करिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने जितनी चीजें बताई हैं आपको समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये सारी चीजें डिस्कस उसी में होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और